हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे हमने कल बताया था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, है ना? तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे। कंप्यूटर का इतिहास तो कल कंप्लीट हो गया था, तो आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हम सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हमारे जो वीडियो हैं तो आपके दोस्तों तक पहुंच सकें और आपके दोस्तों को भी कंप्यूटर का ज्ञान हो सके, क्योंकि कंप्यूटर आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में और कंपटीशन के हर क्षेत्र में। चाहे वो ट्रिपल सी हो, ओ लेवल, DCA, PGDCA, अन्य किसी भी गवर्नमेंट सरकारी जॉब में, सभी में कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, जिसके बारे में आपको छोटी सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कल हमने बात की थी आपको कंप्यूटर की इतिहास के बारे में, या कंप्यूटर का इतिहास कैसा था, क्या था, कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर आज के युग में डेवलप हुआ, उसी के बारे में हम इसमें भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी को 1946 से 1956 के बीच मानी गई है, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था ENIAC, जो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, जिन्होंने भी पिछली क्लास ना ली हो तो वो अपना देख लेंगे। पिछले जो आपके लाइव वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे भी डायरेक्ट हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे वीडियो की PDF एंड लिंक दोनों मिल सकती हैं, और दोनों मिल जाएंगे आपको। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए हम पीढ़ियाँ शुरू करते हैं। 1946 से 1956 के बीच ये प्रथम पीढ़ी मानी गई है। सन 1946 में प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मुचली, जो पिछली क्लास में हमने जानकारी दी थी कि प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मुचली ने ENIAC कंप्यूटर, यानी ENIAC नाम का कंप्यूटर का निर्माण किया था, है ना? ये प्रथम पीढ़ी का ये जो मतलब ये कंप्यूटर बनाया गया था, यहीं से ही प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रिक रिले तथा वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रिक रिले मतलब ये करंट से चलता था, लाइट से चलता था, इलेक्ट्रिक से चलता था, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक रिले लगाया गया था एवं वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। ठीक है। इसका आविष्कार सन 1904 में किया गया था। 1904 में किसका आविष्कार किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किया गया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था, जिसमें से प्रमुख नाम EDSAC का है एवं UNIVAC का है। UNIVAC आपको याद होगा, मैंने जानकारी दी थी कि जब इनको जॉन एकर्ट और मुचली को मरे स्कूल से हटा दिया गया था, इनको कह सकते हैं पेटेंट नहीं दिया गया था, इनको नाम नहीं दिया गया था ENIAC के लिए, तो इन्होंने UNIVAC का एक कंपनी बनाई थी। तो उसमें UNIVAC फर्स्ट इन्होंने एक कंप्यूटर भी बनाया था उसी टाइम पे। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख लक्षण क्या थे, इनमें क्या क्या प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहला जानकारी लेने की, इसमें वैक्यूम ट्यूब का आधारित था, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किए गए थे। इनमें पंच कार्ड पर आधारित इनपुट एवं आउटपुट भी थे। पंच कार्ड जो बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग। फिर है डाटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डाटा जो हम कुछ भी डाटा लिखते पढ़ते थे उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम एक स्टोरेज डिवाइस थी, इसमें हम इसका प्रयोग किए थे उस टाइम पे। ये अत्यंत नाजुक और कम विश्वसनीय थे। ये अत्यंत नाजुक थे, मतलब काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे। इनमें काफ़ी सारी त्रुटियां थी और ये विश्वसनीय भी कम थे। बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हीट बहुत जल्दी हो जाते थे। वैक्यूम ट्यूब बहुत सारे एक बहुत ही बड़े कमरे में लगाए गए थे, लगभग 15,000 वर्ग फुट के लगभग 2 मंजिला इमारत में लगाए गए थे। ठीक है, तो इसमें एयर कंडीशनर भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए गए थे। इसमें सिर्फ मशीनी और असेंबली भाषाओं की प्रोग्रामिंग की गई थी, यानी कि जो उस टाइम के कंप्यूटर थे, ENIAC क्या हो या फिर EDSAC हो, EDVAC हो, ठीक है, UNIVAC हो, इनमें क्या किया गया था? मशीनी भाषा और असेंबली भाषाओं की प्रोग्रामिंग की गई थी। इन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर को संचालित कर रहे थे। एडा अगस्टा, एडा अगस्टा एक नाम है। यह सबसे पहली मशीनी भाषा प्रोग्रामर बनने वाली वैज्ञानिक थी, यानी कि सबसे पहले एडा अगस्टा ने मशीनी भाषा को बनाया था, यानी कि जो कंप्यूटर समझ सके, जो भाषा को समझता है, उस भाषा में जो प्रोग्राम बनाए गए थे, वो सबसे पहले प्रोग्रामर एडा अगस्टा थे। ये हमारा कंप्यूटर है, क्या कह सकते हैं इसको, ENIAC कंप्यूटर है ये, जो एक बहुत ही बड़ी विशाल कमरे में लगाया गया था। और ये जो बैठी हुई हैं, ये कह सकते हैं कि एडा अगस्टा है, जो प्रोग्रामर थी उस टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं आगे पीढ़ियों में।
कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी स्टार्ट हुई थी 1956 से 1964 के बीच, यानी कि जैसे ही प्रथम पीढ़ी का अंत हुआ, यानी कि प्रथम पीढ़ी एक तरह से समाप्त हुई, जस्ट उसी के बाद द्वितीय पीढ़ी स्टार्ट हुई 1956 से 1964 तक की पीढ़ी मानी गई है, क्योंकि इसी बीच में इसमें इसके जितने भी आविष्कार हुए हैं तो सभी आविष्कार इसी बीच में हुए हैं। तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत ट्रांजिस्टर के निर्माण से हुई। ट्रांजिस्टर के निर्माण से इसमें द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। ट्रांजिस्टर का जो निर्माण हुआ है द्वितीय पीढ़ी में हुआ है, इसका प्रयोग भी द्वितीय पीढ़ी में हुआ है। इसको विलियम शाकले, इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम शाकले ने। शाकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में कर लिया था। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी पीढ़ियों में जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस लगाई गई थी, उनका आविष्कार पहले किया गया था, और उसके बाद जब प्रयोग किया जाने लगा था, इनका आविष्कार पहले हो गया था। जैसे ही प्रयोग किया गया तो तब से ही वो अगली पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी। यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था विलियम शाकले द्वारा। इसका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया गया था। ये याद रखने वाली बात है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका प्रयोग वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग से, जैसे ही हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, तो ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार काफ़ी छोटा हो गया, एवं उसकी जो स्पीड थी ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो गई, एवं विश्वसनीय भी हो गई। विश्वसनीयता का कह सकते हैं कि स्पीड काफ़ी ठीक ठाक थी, और कार्य करने की जो गति है वो भी ठीक हो गई, मतलब काफ़ी बेहतर कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा। IBM 1401 ये द्वितीय पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय कंप्यूटर था। ये याद रखने वाली बात है कि द्वितीय पीढ़ी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय था IBM 1401। IBM क्या है? IBM एक कंपनी का नाम है जो इस समय भी संचालित है। IBM के नाम से कई सारे कंप्यूटर्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं। तो IBM कंपनी जो थी उस टाइम की पहला कंप्यूटर 1401 द्वितीय पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था, कह सकते हैं। फिर आते हैं द्वितीय पीढ़ी के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। प्रमुख लक्षण, इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ये अपेक्षाकृत पहले से काफ़ी छोटे हो गए और कम ऊर्जा खपत वाले हो गए। ये अधिक तेज गति से गणना कर सकते थे, कार्य कर सकते थे, एवं अधिक विश्वसनीय थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें यूजर्स को विश्वसनीयता दिलाते थे कि हाँ, ये आपका जो कैलकुलेशन है, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, वो जो काम कर रहे हो वो सही है। ये प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे, क्योंकि काफ़ी छोटे हो गए तो लागत भी कम आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक भी कम लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्चीले भी हो गए। इस टाइम पे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं पर कार्य करने की क्षमता स्टार्ट हो गई थी द्वितीय पीढ़ी में थोड़ी सी। इसमें फोर्ट्रान और कोबोल जैसी भाषाएं प्रयोग की गई। इसमें जो उच्च स्तरीय भाषाएं थी, एक कोबोल थी और एक फोर्ट्रान, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इस द्वितीय पीढ़ी में उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो पहले का प्रोग्रामिंग थी, जो पहले एडोब अगस्टा ने जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग की थी, उससे कई ज़्यादा ठीक ठाक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हो गया था। संग्रहण डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर एवं अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाने लगा था द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में क्या किया गया था? स्टोरेज क्षमता, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया गया। इसमें प्रिंटर भी कार्य करने लगे थे, यानी आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस का भी प्रयोग किया जाने लगा था। और ये एक पहले की अपेक्षा काफ़ी छोटे हो गए और कार्य करने में भी आसानी हो गई थी। ठीक है, लोग एक कंप्यूटर में कई लोग कार्य करते थे, और उस टाइम पे कार्य करने में भी क्षमता काफ़ी तेज हो गई थी द्वितीय पीढ़ी में। बढ़ते हैं आगे पीढ़ियों में, तो तृतीय पीढ़ी आती है। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 के बीच मानी गई। ठीक है, 1964 से 1971 के बीच में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्माण किया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर आधारित तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर को बनाया गया। यानी कि जो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किसके स्थान पर किया गया था? ट्रांजिस्टर के स्थान पर। ये इसकी शुरुआत 1964 में हुई। किसकी पीढ़ी? तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इसमें आईसी का आविष्कार किया गया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी। ये जो हमारी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी है, इसने किसका आविष्कार किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया था। इसमें एक इंजीनियर जैक किल्बी थे, इन्होंने किया था। ठीक है,
जैक केल्विन ने किसका आविष्कार किया था, ये याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये पूछ लेता है अक्सर, अक्सर पूछ लिया करता है जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे, उनमें ये पूछ लेता है कि आप आईसी का आविष्कार किसने किया था, या आईसी आईसी किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो आपको बताना है कि जब कौन, जैक किल्बी हैं जो, उन्होंने आईसी का आविष्कार किया था, और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 1900, ICL 2903, ICL 2904 यानी कि ICL 1900, ICL 2903 एंड ICL 2904 प्रमुख थे। ये क्या है, कंप्यूटर के नाम थे उस टाइम के, जो कंप्यूटर थे तृतीय पीढ़ी में, वो कंप्यूटर के नाम इस प्रकार थे। फिर बढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। जो कंप्यूटर की ये तृतीय पीढ़ी है, इसमें किसका किसका प्रयोग किया गया था, क्या क्या लक्षण थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रयोग किया गया था आईसी का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों के कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम हो गया था, क्योंकि देख सकते हैं कि आप जो ट्रांजिस्टर लगाए गए थे, ट्रांजिस्टर के मुकाबले जो आईसी है, आईसी एकदम छोटी हो जाती है, ठीक है। अधिक तेज गति से एवं अधिक विश्वसनीय हो गए, यानी कि ट्रांजिस्टर की अपेक्षा और तेज हो गए कंप्यूटर कार्य करने में, और काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे। इन्हें रखने में आसानी हो गई, क्योंकि ये छोटे हो गए तो कहीं भी आप उठाकर ले जा सकते, कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी एक कमरे के कॉर्नर पे रख सकते हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेजों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया। और ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास चित्र सामने दिख रहा है, ये आईसी है। इस प्रकार की आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। इसी में कई सारे ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, या वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर, इसी में कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको ये जो छोटा सा कंप्यूटर दिख रहा है, ये क्या है, ICL 900 और ICL 1900 हो सकता है, ICL 2903 हो सकता है, ICL 2904 हो सकता है। ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो देख सकते हैं आप पूरे कमरे में एक कॉर्नर पर रखा हुआ है छोटा सा। यहाँ पे ये प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपका मॉनिटर है, ठीक है। प्रिंटर कह सकते हैं, या फिर इसका CPU भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसकी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी का आविष्कार हुआ था 1971 से 1995 में। 1971 से 1995 के बीच की जो पीढ़ी थी, ये चतुर्थ पीढ़ी कहलाई, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर जो अवेलेबल थे पहले के, जो आपने कभी शायद ही देखे हों, जो बैंकों में लगे थे, या जो CRT होती थी, इनका मॉनिटर होता था, काफ़ी बड़ा होता था, जो बड़े वाले स्क्रीन आते थे, मॉनिटर आते थे, वो इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 1971 से 1995 के बीच में तैयार किए गए थे। इस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट परिपथ का विकसित रूप, यानी कि एकीकृत क्या है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकसित रूप, जो विशाल एकीकृत किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी है उसको और विशाल किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया। बड़ा मतलब बड़ा आकार में बड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी स्पीड में, उसकी गुणवत्ता में, और कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आविष्कार किया गया, ताकि उसमें और हम स्पीड से कार्य कर सकें। तो इसमें उसका नाम वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि VLSIC कहा गया। चतुर्थ पीढ़ी में जो कंप्यूटर के आईसी चिप प्रयोग किए गए थे, उसका नाम VLSIC कहा गया है। इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी, ठीक है, का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग लगभग, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कितने ट्रांजिस्टरों के बराबर, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर। जो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट था, इसमें 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर का परिपथ, जो क्षमता थी, जो पूरा सर्किट बोर्ड बनाया गया था, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर था। और यह लगभग कितना, 1 इंच के चौथाई भाग। अब आप देख सकते हैं कि स्केल से भी नापेंगे तो 1 इंच के चौथाई भाग जो होगा, उसमें समाहित किया गया था, उस यानी कि इतने छोटे आकार में बना दिया गया VLSIC को, इसमें 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता भी हो गई, और यह 1 इंच के चौथाई भाग में भी समाहित हो गया पूरा। मतलब 1 इंच के चौथाई भाग को कह सकते हैं कि वो काफ़ी विशाल, और यानी काफ़ी डेवलप रूप कह सकते हैं आईसी का, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा। इसका आविष्कार कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया।
ये याद रखने वाली बात है कि माइक्रो प्रोसेसर हम जो हमारा कंप्यूटर है इस टाइम के कंप्यूटर को क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कहते हैं, जो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, ये प्रोसेसर में इसी प्रोसेसर को VLSIC कहते हैं, जो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, और इसे शॉर्ट नेम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम पे ही इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर भी पड़ गया। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रमुख लक्षण क्या थे चतुर्थ पीढ़ी के? इसमें VLSIC तकनीक का प्रयोग किया था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें डॉस एवं बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था, जो बिल गेट्स द्वारा बनाई गई थी। बिल गेट्स द्वारा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में बेसिक भाषा एवं डॉस का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। गणना यानी गति, स्पीड, जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, यह पिको सेकंड में हो गई। पिको सेकंड यानी 10 की घात -12 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 12वें स्थान पर, यानी 10 की घात -12 सेकंड, यानी पिको सेकंड जिसे कह सकते हैं, उसमें की जाने लगी। यानी कि जो भी गणनाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो आप कार्य कर रहे थे, इस टाइम की पीढ़ी के कंप्यूटर में पिको सेकंड में कार्य होने लगे। इसको आकार में अत्यंत कमी आई। जो हमारे सामने इस समय कंप्यूटर अवेलेबल है, जो आप देख रहे हैं, जो भी आपके सामने कंप्यूटर मिल जाते हैं, तो वो क्या है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ये अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं स्पीड के मामले में काफ़ी तेज हो गए। ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्षमता से युक्त थे। ये कई मेगाबाइट मेमोरी, मेगाबाइट यानी MB कह सकते हैं, मेगाबाइट। MB तो नाम सुना होगा, MB, GB, है ना, KB, ये तो नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या है, कई मेगाबाइट मेमोरी क्षमता के युक्त हो गए। ये चतुर्थ पीढ़ी वाले कंप्यूटर तो आप देखते होंगे कि 2 GB हो गए, 2 GB, या फिर कह सकते हैं 512 MB। उस टाइम के जो कंप्यूटर थे, ये इस लेवल के स्टोरेज क्षमता थी, 512 MB की, यानी मेगाबाइट की। इससे भी कई मेगाबाइट की क्षमता हो गई। इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं में कार्य करने की क्षमता हो गई। उच्च स्तरीय भाषाओं की कार्य करने की क्षमता हो गई, है ना। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हो गया। जो चतुर्थ पीढ़ी है, इस पीढ़ी में ही नेटवर्किंग आ गई। नेटवर्किंग, जो हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में भी किया जाने लगा था। जो हमारा सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का बन गया। ये जो सिस्टम कहलाता है, ये CPU है। जो हमारा CPU था वो इतने आकार में समाहित हो गया। जो आज आप देख रहे हैं, आपके पास एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जिसे कहते हैं। ठीक है, इस CPU इतने आकार में हो गया। ये जो आकार बन रहा है, इसी आकार के चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है, ये अल्टेयर 8800, ये पहला माइक्रो कंप्यूटर है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में अल्टेयर 8800, जिसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आगे अगली चौथी पीढ़ी हो गई। चौथी पीढ़ी के बाद हम बात करेंगे पाँचवीं पीढ़ी की। पाँचवीं पीढ़ी 1995 से स्टार्ट हुई और वर्तमान में चल रही है। जो हमारा वर्तमान है, जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर कह लें, या फिर नैनो कंप्यूटर कह लें, मोबाइल कह लें, टैबलेट कह लें, ये सभी क्या है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इनमें नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है इसी में। तो हम बात करेंगे पाँचवीं पीढ़ी में। पाँचवीं पीढ़ी में वर्तमान शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया। यानी कि इस पाँचवीं पीढ़ी में जो अब वर्तमान में चल रही है, ये पीढ़ी पाँचवीं पीढ़ी कहलाती है। जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, टैबलेट आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भविष्य को भी शामिल किया गया। इस पीढ़ी में भविष्य में जो भी निर्माण होंगे, पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत कहलाएंगे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की अति उन्नत किस्म की माइक्रो प्रोसेसर आधारित चिप लगाई गई। यानी कि अति उन्नत, यानी कि कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें विचार चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है, जो हमारी बुद्धि है, जैसे इंसान सोच सकता है अलग से, उसी प्रकार भी इसमें जो रोबोट होंगे, जो कंप्यूटर होगा, वो हमारा आसानी से हमारे जैसे ही सोच समझ सके और कार्य कर सके। हमें उसमें अलग से कोई भी डाटा या इनपुट ना देना पड़े, यूजर्स की आवश्यकता ना पड़े, ये ऑटोमेटिक अपने आप काम कर सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के मध्य नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटर के मध्य नेटवर्किंग स्थापित की गई। डेटा का आदान प्रदान, सूचना को आपस में साझेदारी की जा सकने लगी। जैसे हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, और इसमें आप शेयरिंग का ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये किस पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण हैं।
जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसी के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ULSIC, इसमें ULSIC का प्रयोग किया गया था, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी अति उन्नत किस्म की माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया है। इसमें पुराने VLSIC को हटा दिया गया है। जो अब नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, इनमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या हैं अभी इस टाइम पे? तो कंप्यूटरों के आकार एवं प्रकार, गणना शक्ति, मेमोरी यानी कि साइज, टाइप्स, कह सकते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम पावर यानी गणना शक्ति, मेमोरी क्षमता, मेमोरी, ठीक है, को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे या कम ज़्यादा किया जा सकने लगा है, ठीक है। नेटवर्किंग और इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी है, ठीक है, इसमें युक्त है सुविधा, ठीक है, इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लगा दिया गया है या इसी पे कार्य चल रहा है अभी इस टाइम पे। इसमें मल्टीमीडिया क्षमता से युक्त है यानी कि कई सारे ऑप्शंस आप एक बार में कार्य कर सकें, ऐसा भी कुछ किया जाने लगा है। यानी कि मल्टीमीडिया, आप जानते हैं कि मल्टीमीडिया मोबाइल में कई सारे ऑप्शंस आप एक साथ खोल सकते हैं, एक साथ उसमें काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, अत्यधिक ऊर्जा खपत यानी कि अत्यधिक कम ऊर्जा खपत। जो मोबाइल में आप देख सकते हैं कि 6000 mAh की बैटरी भी पूरे दिन चल सकती है, उस टाइम पे इतने में नहीं चल सकता था। कम पावर में ज़्यादा काम कर सकें हम, इतना विकसित कर दिया गया है इस टाइम के कंप्यूटरों को। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, एक बार में एक साथ यानी 1 सेकंड यानी 1 नैनो सेकंड में एक साथ कई सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कई सारे कार्य कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, दोनों को बराबर कार्य कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर की क्षमता का, एक कंप्यूटर को आप लगा करके यानी कि एक CPU लगा करके उसमें कई सारे मॉनिटर्स में काम कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इनसे लैस कर दिया गया है, ठीक है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। इस टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि जो आज के कंप्यूटर हैं, इनमें क्या है, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, चाहे बैंक हो, एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, शिक्षा हो, या फिर कह सकते हैं कि चिकित्सा हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या गवर्नमेंट की किसी भी प्रोजेक्ट में हो, मीडिया हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं मानव जीवन में, यानी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि उसमें जो यातायात है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। तो ये होगी 5वीं पीढ़ी यहाँ से। अब मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा ताकि आप इन पीढ़ियों को आसानी से समझ सके, आसानी से लिख सके, आसानी से समझ सके। तो एक टेबल के माध्यम से मैं इसको दर्शाता हूँ, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो हमारी पाँचों पीढ़ी एक साथ मैंने एक टेबल में समाहित कर दी है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं ढूंढने की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी जो 5 पीढ़ी हैं एक साथ एक टेबल में समाहित है। जैसे कह सकते हैं कि 1946-1956 में प्रथम पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। इसमें वैक्यूम ट्यूब उपकरण लगाया गया था। भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज थी। जो इसमें उपकरण थे वैक्यूम ट्यूब का आकार कुछ इस प्रकार था और इसमें कई हजार वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। इसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 ईस्वी में तैयार की गई थी। इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। इसमें कोबोल और फोर्ट्रान 2 भाषाएं प्रयोग की गई थी, उच्च स्तरीय भाषाएं थी। और ये ट्रांजिस्टर हमारा कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। 1964 से 1971 के बीच तृतीय पीढ़ी और इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, उपकरण जो था, ठीक है। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज को और अच्छे से स्टार्ट किया गया और ये हमारा क्या है, IC चिप थी उस टाइम की। कौन सी, तृतीय पीढ़ी की IC चिप थी ये। 1971 से 1995 के बीच चतुर्थ पीढ़ी आई जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और हमारा प्रोसेसर कुछ इस प्रकार का था, मानी कि एक जो हमारा नाखून है हाथ का, अंगूठे का नाखून, उससे भी काफ़ी छोटा। आप देख सकते हैं कितना छोटा है माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसका नाम माइक्रो रखा गया था। और इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं में कार्य करने की क्षमता काफ़ी तेज कर दी गई थी। 1995 से आज का युग जो वर्तमान चल रहा है और जो आने वाला भविष्य में जो भी आविष्कार होंगे कंप्यूटर में, ये 5वीं पीढ़ी में रखे गए हैं। इसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर रखा गया है, ठीक है, अति उन्नत किस्म के प्रोसेसरों को। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, यानी इस पर कार्य चल रहा है ताकि जो हमारे एडवांस कंप्यूटर होंगे, जो हमारे एडवांस रोबोट होंगे, वो अपने आप हमारे जैसे ही सोच समझ सकें और
गलत सही का फ़र्क जान सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम आपसे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और शेयर करें दोस्तों पर, ताकि उनको भी हमारे वीडियो की जानकारी मिले। और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे जो भी अगले आने वाले वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। ये लोगो है हमारा लेट्स लर्न, लर्नर्स डू इट का। ये जो हमारा लर्नर्स डू इट है, ये हमारा लोगो है, ठीक है? लर्नर्स डू इट, लर्नर्स डू इट को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल आपको एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में, नए चीज़ें सीखने के लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है? धन्यवाद।